हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी। और ये हिंदी है जी गौधूली हिंदी। तो क्या है? गौधूली हिंदी है क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का। ठीक है, जो कि टोटल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जो आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में घूमते रहता है, बार बार चक्कर काटते रहता है, पृथ्वी की तरह, जिस तरह पृथ्वी सूरज की तरफ चक्कर काटते रहता है। ठीक है ना? तो आपको इस सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन को भी स्किप ना करें और पूरे पूरे सवाल को पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ठीक है ना? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, अधोग धंधों की कमी को। तो आपको करना क्या है, इस सवाल को पढ़ना है। अगर सवाल याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको नोट जरूर कर लेगा। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानता है? जाति प्रथा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पे, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? है ना? 3, 6, 5, 4। यानी कि बताना सेन साहब जो कहानी है, उस कहानी में सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यही सब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधी विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग को, उच्च वर्ग को, मध्यम वर्ग को, या व्यापारी वर्ग को? तो विष के दांत जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें जो है माध्यम वर्ग को जो है ना उजागर करने की कोशिश करता है। ठीक है, माध्यम वर्ग को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? ऑप्शन ए 3, 1, 2 या 4। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे, है ना जी। काश मदन जो है लट्टू का खेल खेल रहा था, तो कासू बोला था हम भी खेलेंगे, ये बोला नहीं देंगे खेलने के लिए, तो तोड़ दिया 2 दांत, है ना। ऐसा करते हैं बच्चा में, ऐसा होता है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट में मैं आपको एक सवाल ही पूछने वाला हूँ होमवर्क के तौर पे, तो आपको नीचे होमवर्क को कमेंट करना है। अगला सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, या अंबेडकर ने, या गुनाकर मूले ने? तो मैक्स मुलर जो जर्मनी के थे, उनको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने बोला था। किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद ने। यानी कि इस सवाल का आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति है, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने बोला, किसने कहा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार टपक चुका है, और उम्मीद है कि इस बार भी टपकेगा, और आप भी इसको छोड़ना मत, टपका ही देना। ठीक है ना? सब पुराने अच्छे नहीं होते, है ना, सब पुराने अच्छे नहीं होते, और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है ना? ये कौन बोला था? विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या कालिदास ने? तो इस स्टेटमेंट को बोले थे कौन? कालिदास ने। यानी कालिदास जी ने बोले थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, यानी कि पुराना अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, और सब नए खराब नहीं होते, यानी कि खराब भी होता है और अच्छा भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला सवाल है, अलग तक का अर्थ क्या होता है? अलग तक, अलग तक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखिए, तेल, बी में है आलता, सी में है हल्दी, डी में है साबुन। अलग तक का अर्थ क्या होता है? अलग तक का अर्थ होता है आलता। क्या होता है जी? आलता। आलता जान रहे किसको बोलता है? जो पैर में लगाते, विवाहित महिलाएं जो है शादी वगैरह में या कहीं रसुम में, है ना, कोई भी रसुम वगैरह होता है तो उसमें पैर में लगाया जाता है उसको। ठीक है ना? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? है ना, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार बना था, या त्रिशूल बना था, या इंद्र का वज्र बना था, या कुछ भी नहीं बना था? तो आपको बताना है कि दधीची का हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। ठीक है ना? ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सिद्धम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिद्धम क्या है? व्हाट इज सिद्धम? मंत्र है, या तो फिर सिद्ध योगी है, या साधु है, या एक प्रकार की लिपि है? जब नागरी लिपि पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ये सवाल। ठीक है ना? सिद्धम क्या है जी? तो सिद्धम एक प्रकार का नागरिक लिपि है। क्या है? एक प्रकार की नागरिक लिपि है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? नागरी लिपि के आरंभिक यानी कि शुरुआती टाइम के जो लेख है, हमें कहाँ से प्राप्त होती है?
पूर्वी भारत से या पश्चिमी भारत से या दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से। तो आप इस कहानी नागरी लिपि जो है चैप्टर है, अगर इसको आप पूरा पढ़ोगे ना तो बहुत ही मजा आएगा। तो पता चलेगा कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है दक्षिणी भारत से मिली है, ठीक है ना। कहाँ से मिली है? दक्षिणी भारत से मिलती है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है बहादुर कौन था? चलिए, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी था या पहरेदार था जी, या नौकर था या फौजी था? तो आपको पता है बहादुर जो है नेपाल से भाग के आया था और निर्मला है ना, इनको क्या कर लिया आपने? नौकर बना लिया जी, है ना। और जो राइटर अमरकांत, वो समझ लो उसी का ही नौकर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? याद है ना वो वक्त जिस टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया था? कौन लगाया था भाई? तो जो कहानीकार के जो रिश्तेदार आए थे ना, वही चोरी का इल्जाम लगा दिया था कि मेरा 11 रुपया जो है चोरी हो गया। हो ना हो यही नौकर तो लिया होगा, क्योंकि नौकरों पे विश्वास नहीं करते लोग, है ना। तो उन्हीं ने जो है इस पर जो इल्जाम लगाया। अगला है रूस की क्रांति कब हुई? बहुत इंपोर्टेंट सवाल, ये हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलता है, 9 में पढ़े होंगे, है ना। और 10 में भी कहीं ना कहीं सवाल देखने को मिलता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1916 में, 1921 में, 1920 में। तो रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। याद रखो 1917 में रूस गई थी, है ना। रूस की क्रांति 1917, यानी 1917 में रूस गई थी। याद कर लो ऐसे ही 1917 में, ऐसे तो याद ही होगा, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना जी। अगला सवाल है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, किसकी रचना है? इसके लिखने वाले कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उसको लिखने वाले कौन, उसके रचनाकार कौन है? हरिश्चंद्र है, या गुणाकर मूले है, या नलिन विलोचन शर्मा की है, या डॉक्टर राम विलास शर्मा के हैं? तो देखो, आपको सीरियल वाइज जब पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर वाइज तो उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे पाते हो, लेकिन सवाल को जब इधर उधर से उलट पुलट करता है तो आपको माइंड लगाने की जरूरत पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपको क्वेश्चन को बार बार रिविजन करने की जरूरत है। तो पता चलेगा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उसके लिखने वाले कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, है ना, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला सवाल है बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? बिरजू महाराज, याद है ना, कथक डांस करते थे, कथक डांस, कहानी पड़ेगा, कथक डांस करते थे बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जो है उनकी पिता का नाम बताना है ना, उनके पिता का नाम। उनकी पिता की मृत्यु के बाद, जिस टाइम उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी, है ना, उनकी आयु कितनी थी? 8 साल की थी, या 9.5 साल की थी, या 10 साल की थी, या 7.5 साल की थी? तो जिस टाइम बिरजू महाराज के पिता की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी आयु थी 9.5 बरस, है ना, 9.5 बरस, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए जी, अगला सवाल पढ़ते हैं। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? है ना, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1972 में, ठीक है ना। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1965 में, यानी कि इस सवाल का ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है आविनियो क्या है? आविनियो क्या है? देखिए, रूस की राजधानी है ना। आविनियो क्या, आविनियो में था, अच्छा, रूस की राजधानी, या पोप की राजधानी, या फ्रांस की राजधानी, या इटली की राजधानी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल भी आ चुका है और सवाल पढ़ चुके हैं। तो आविनियो ने एक फ्रांस की राजधानी थी पहले, जो है ना, आविनियो में फ्रांस की राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला सवाल है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, है ना। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं, रामानंद वाजपेयी, या परमानंद वाजपेयी, या कृष्णनंदन वाजपेयी, या उज्ज्वलानंद वाजपेयी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अशोक वाजपेयी, जो आविनियो जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, आविनियो, उसी के राइटर है अशोक वाजपेयी, ठीक है ना। और इसके जो पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। क्या है जी? परमानंद वाजपेयी। तो थोड़ा सा कठिन लग रहा ना, वहां से सवाल कहां से उठा कर डाल दिया, किसका पिता का नाम पूछ दिया। तो यही तो होता है ना, आपको रिवीजन करना है बार बार कि किसका जन्म पूछ देगा, किसकी मृत्यु का डेट पूछ देगा, किसके पिता का नाम, तो आप कंफ्यूजन पड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज है नहीं, यहाँ पे मिसलेनियस है, मिला जुला सवाल है, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल पढ़ते हैं जी। और हमारा अगला सवाल है संतु कांप रहा था। संतु एक नाम था, कहानी पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। संतु जो है कांप रहा था, मछली चैप्टर है ना, मछली, उसमें एक संतु का जिक्र किया गया है। तो डर से कांप रहा था, या ठंड से कांप रहा था, या मछली देखने से, या मार पड़ने से?
किस लिए कांप रहा था? तो संतु जो कांप रहा ना, ठंड से, है ना। किस लिए कांप रहा था? ठंड से कांप रहा था। तो अब पढ़ते हैं जी अगला सवाल। अगला सवाल हमारा यहाँ पे है, संतु मछली लेकर क्यों भागा था? है ना। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? बेचने के लिए भागा था, या तो फिर खाने के लिए, या काटने के लिए, या कुएं में डालने के लिए। तो संतु को मछली से बहुत प्यार था, वो मारना वगैरह नहीं चाहता था, खाना नहीं चाहता था, वो काटना नहीं चाहता, बल्कि उसे डायरेक्ट कुएं में डालने के लिए चाह रहा था, भागा था, मछली लेकर भाग गया था। मछली जो लाया था ना घर में, तो उसको लेके भाग गया था कहाँ? कुएं में डालने के लिए। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। तो अगला सवाल पढ़ते हैं जी, नौबत खाने में इबादत। ये जो है चैप्टर है, ये क्या है? इसकी विद्या क्या है? ये ललित रचना है, या साक्षात्कार है, या निबंध है, या व्यक्ति चित्र है? तो नौबत खाने में इबादत, जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो पता चलेगा ये क्या है। ये ललित निबंध भी नहीं है, ललित रचना भी नहीं, साक्षात्कार भी नहीं, निबंध भी नहीं, ये व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। यानी कि इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सवाल बनता है, एक तो पढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को, या 5 अक्टूबर को, या 6 अक्टूबर को, या 7 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आपका यहाँ पे मिलेगा होमवर्क, और इस होमवर्क को नीचे कमेंट में करना जाके, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के लिए मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के यादगार के तौर पे अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आप कहीं से भी खोज करके नीचे कमेंट जरूर करना। ओके, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का निधन हुआ था जी, कब हुआ था ये बताना है। 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1949 को, 30 जनवरी 1950 को। तो आपको पता है महात्मा गांधी का जो निधन हुआ था, 30 जनवरी 1948 को निधन हुआ था। नाथू राम गोडसे ने महात्मा जी को गोली मारे थे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948। ओके, तो इस तरह हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रेमधन किस युग के कवि है, साहित्यकार थे? किस युग के? प्रेमधन, इसको बहुत प्रेम था, किससे? अपने हिंदुस्तान से, यानी कि भारत से इनको बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए इसको बोला गया प्रेमधन किस युग के साहित्यकार है? भारतेंदु युग। तो याद रख लीजिएगा, भारतेंदु युग मतलब भारत से बहुत ही प्रेम था, किसको? प्रेमधन को। तो कुछ ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रेमधन मतलब प्रेम था भारत से। और ऐसे भी भारत से हर किसी को प्रेम होना भी चाहिए ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, घनानंद किस काल के कवि है? घनानंद भक्ति काल के कवि है, या आदि काल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के? घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो रीति काल के कवि। किस काल के है जी? रीति काल। देखो बोलते हैं बहुत रीति कहानी सुना रहे, मतलब बीती हुई बहुत पुरानी कहानी। तो घना से क्या पता चला? घनानंद एकदम जंगल घना घना है। और घना जंगल कब हुआ करता था? अभी तो अब तो घर वगैरह बस गया, शहर बस गए ना, जंगल बहुत कम देखने को मिलता है। तो घनानंद जो है पहले जो है ना, रीति काल में घना बहुत जंगल बहुत घना घना हुआ करता था। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, मतलब एक नॉर्मल सा ट्रिक है, यूं ही बात अपना मन से जैसे भी याद कर लो, है ना। तो घनानंद किस काल के कवि है? रीति काल के। अगला है जी, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? क्योंकि कवि प्रेमधन को भारत से बहुत ही प्रेम था, तो यहाँ जो है भारतीयता आज दिखाई नहीं पड़ती है। इस तरह से ये दोनों सवाल हमारा ट्रिक से याद हो गया ना जी, कि घनानंद को जो है, सॉरी प्रेमधन को जो है अपने भारत से बहुत प्यार था, इसलिए आज भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। जाहिर सी बात, जिसको जिससे प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, तो अब उसके विरोधी कौन है वो जरूर बताएंगे, है ना जी। तो प्रेमधन को भारत से प्यार था, इसलिए इनके विरोधी, इनसे नफरत करने वाले, या पहले जैसे भारतीयता नहीं दिखलाने वाले के बारे में बताया कि अब भारत में ना भारतीयता नहीं रहा, इंडियन नहीं रहा, है ना, दिखाई नहीं पड़ती है जो भारतीयता होनी चाहिए। अगला है, रस खान का मूल नाम क्या था जी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। रस खान, तो नाम से पता चल रहा रस खान, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है? सैयद इब्राहिम, सैयद जलीम, सैयद मेहंदी, सैयद ईफा। यानी कि यहाँ पे तो पूरा उल्टा दिख रहा है ना। रस खान यहाँ पे तो लग रहा कि कुछ नॉन मुस्लिम है, लेकिन इस नाम से पता चला कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम से ताल्लुक इनका है। तो रस खान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। तो पता चला यार रियल में इनका जो मूल नाम, जो रियल नाम इब्राहिम है, सैयद इब्राहिम, तो मुस्लिम ही होगा, है ना जी। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला सवाल पढ़ते हैं, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे पैकोटी हिंदू वारिये?
है ना। ये लाइन किसने बोला था जी? इन मुसलमान हरिजन होगा पैकोटी हिंदू वारे निराला बोले थे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे, या रामविलास शर्मा बोले थे, या रामचंद्र शुक्ल बोले थे। तो किसने कहा था? ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोले थे कि इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदू वारिये, यानी कि जो मुसलमान जो हरिजन मतलब क्या समझते हैं? हरिजन मतलब एकदम एकदम क्या बोलते हैं, निचला जात की समझ लीजिए, है ना। तो बोला जाए उस पे जो हिंदू है वार हो रहा, मतलब कोटि कोटि वार, कोटि कोटि कुर्बान हो जा रहा मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, इस तरह से बोला गया। अगला है वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी जो है कब विष के समान, वाणी मतलब बोल, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा मुंह से निकल रही आवाजें, उसको बोलते वाणी, है ना। वाणी कब विष के समान होता है? विष मतलब जहर के समान हो जाता है। राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो इस चैप्टर में बताया गया कि वाणी जो है राम नाम के जो है बिना जो क्या होता है? विष के समान। अगर आपके मुंह में राम नाम का नहीं है तो फिर आप विष के समान, आप जो बोल रहे हैं वो विष के समान। कहने का मतलब यहाँ पे कि जो राम ने, जो भगवान है, उन्होंने जो बातें बताई, अगर उन बातों को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो जो आपने बोल रहा है उसके अलावा कुछ और बोल रहे हो तो समझ लो वो विष के समान है। मोटिव तो यही निकल रहा है ना जी। अगला सवाल है तलवंडी। गुरु नानक जी का यहाँ जन्म हुआ था तलवंडी। अब बताया जाता है ये वर्तमान में है कहाँ? ये पाकिस्तान में है, या भारत में है, या अफगानिस्तान में है, या तो फिर चीन में है जी। तो तलवंडी कहाँ है जी? तलवंडी पाकिस्तान में, ठीक है ना। नानकाना साहब, पाकिस्तान में तलवंडी है, तलवंडी में एक जगह नानकाना साहब, क्योंकि वहां उन्हीं का जन्म भी हुआ था, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा 30 सवाल हो गया है खत्म। तो अभी तक वीडियो को किसी ने भी लाइक नहीं किया तो मेरे प्यारे, मेरे लीवर के टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े, लाइक करो वीडियो को, और वीडियो को शेयर करो। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज बेल आइकन दबा लो, इन्फॉर्मेशन ऑल कर लो, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी, जब भी क्लासेस चलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, ठीक है। तो अब वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।